नमस्कार। इस प्रशिक्षण सत्र में हम सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत छूट यानी एग्जेम्पशन से जुड़े प्रावधान। ये ईपीएफओ अधिकारियों के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम मुख्य रूप से ईपीएफ स्कीम के पैरा 27, 27A, 27AA और साथ ही अपेंडिक्स ए के जो कानूनी प्रावधान हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे। ये एक तरह से इन प्रावधानों के लिए एक सीधी मार्गदर्शिका होगी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एग्जेम्पशन या छूट होती क्या है। देखिए, इसकी वैधानिक परिभाषा के अनुसार ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के एक पूरे वर्ग को ईपीएफ स्कीम 1952 के दायरे से बाहर रखा जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त यह है कि उन्हें पहले से ही किसी ऐसी प्राइवेट प्रोविडेंट फंड स्कीम का लाभ मिल रहा हो जो हमारी स्कीम के बराबर या उससे बेहतर हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। स्कीम के तहत छूट दो अलग अलग तरह से दी जा सकती है। एक होती है किसी एक कर्मचारी के लिए और दूसरी होती है कर्मचारियों के पूरे समूह यानी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। इन दोनों के बारे में हमें पैरा 27 और पैरा 27A में विस्तार से बताया गया है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैरा 27 जो है वो किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई की छूट से जुड़ा है। यहाँ पर छूट देने का अधिकार एक कमिश्नर के पास होता है और इसके लिए एप्लीकेशन खुद कर्मचारी को फॉर्म आई में देना होता है। वहीं दूसरी तरफ है पैरा 27A जो कर्मचारियों के एक पूरे क्लास पर लागू होता है। यहाँ छूट देने का अधिकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है और एप्लीकेशन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो स्कोप, अथॉरिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस तीनों अलग हैं। अब ये जो पंक्ति है ये किसी भी तरह की छूट का आधार है। ये प्रावधान दोनों ही पैरा में हैं और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ लिखा है कि छूट तभी मिलेगी जब प्राइवेट फंड के फायदे कुल मिलाकर हमारे एक्ट और स्कीम के फायदों से नॉट लेस फेवरेबल हों, मतलब कम नहीं होने चाहिए, बराबर हों या बेहतर हों। ये एक बुनियादी और अनिवार्य शर्त है। ठीक है, मान लीजिए छूट मिल गई, तो क्या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब उनकी कई खास जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। जैसे उन्हें बताए गए अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, रिटर्न्स फाइल करने होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी शामिल है, इंस्पेक्शन के लिए पूरी सुविधा देनी होगी, इंस्पेक्शन चार्जेस देने होंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो भी पीएफ का पैसा जमा होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों के हिसाब से ही निवेश करना होगा। अब बात करते हैं कंप्लायंस के फ्रेमवर्क की, मतलब नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर पैरा 27AA और अपेंडिक्स ए की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो सभी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अनिवार्य शर्तें तय करते हैं। दरअसल पैरा 27A एक कानूनी पुल की तरह काम करता है। ये साफ साफ कहता है कि ऑल exemptions already granted or to be granted shall be subject to the terms and conditions as given in the Appendix A। इसका सीधा मतलब ये है कि अपेंडिक्स ए में दी गई शर्तों का पालन करना कोई विकल्प नहीं है, ये हर हाल में अनिवार्य है। तो सवाल उठता है कि अपेंडिक्स ए में ऐसी कौन सी अनिवार्य शर्तें हैं। चलिए अब जरा उन मुख्य जिम्मेदारियों पर एक नज़र डालते हैं जो इस अपेंडिक्स के तहत एक एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट को निभानी होती हैं। देखिए, कंप्लायंस की जो नींव है वो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्थापना। सबसे पहला कदम एम्प्लॉयर को अपनी चेयरमैनशिप में एक बोर्ड बनाना होगा। दूसरा, जो भी प्रोविडेंट फंड है वो इसी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधिकार में होगा। तीसरा, ये बोर्ड अपने सभी खातों के लिए सीधे ईपीएफओ के प्रति जवाबदेह होगा। और चौथा, इस बोर्ड की मीटिंग हर 3 महीने में कम से कम एक बार होनी ही चाहिए। अब आते हैं एम्प्लॉयर की वित्तीय जिम्मेदारियों पर जो अपेंडिक्स ए में बहुत साफ तौर पर बताई गई हैं। पहला, प्रशासन का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाएगा। दूसरा, अगर फंड में चोरी, गबन या किसी भी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी एम्प्लॉयर को ही करनी होगी। तीसरा, अगर डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट से कम है तो उस कमी को भी एम्प्लॉयर को पूरा करना होगा। और आखिर में ये पक्का करना होगा कि कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की दर ईपीएफ स्कीम के तहत तय दर से कभी भी कम न हो। एक और बहुत ज़रूरी बात है, डेडलाइन। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपना और कर्मचारियों का दोनों का कंट्रीब्यूशन
हर महीने की 15 तारीख तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रांसफर कर दे, और अगर इस पेमेंट में कोई भी देरी होती है तो एम्प्लॉयर को एक्ट के सेक्शन 7Q के तहत साधारण ब्याज देना होगा। कर्मचारियों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए निवेश के नियम बहुत कड़े हैं। फंड का पैसा सिर्फ और सिर्फ सरकार के निर्देशों के हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। सारी सिक्योरिटीज ट्रस्ट के नाम पर होनी चाहिए और डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा ये सारे इन्वेस्टमेंट आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास सेफ कस्टडी में रखे जाने चाहिए। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, निगरानी, अनुपालन और रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन। ईपीएफओ ये कैसे सुनिश्चित करता है कि सभी नियमों का पालन हो रहा है, और अगर कोई पालन नहीं करता तो उसके क्या परिणाम होते हैं? इस टेबल से मुख्य कंप्लायंस और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां साफ हो जाती हैं, जैसे कि रिटर्न्स फाइल करना। ये एम्प्लॉयर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दोनों की जिम्मेदारी है, जो भी मंथली या एनुअली प्रिस्क्राइब्ड हो। इंस्पेक्शन चार्जेस का पेमेंट ये एम्प्लॉयर को महीने के खत्म होने के 15 दिन के अंदर करना है। एनुअल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी, ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर द्वारा सीधे आरपीएफसी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर जमा करना होता है। अगर कंप्लायंस में कोई चूक होती है तो इसके परिणाम भी गंभीर होते हैं। एग्जेम्पशन कैंसिल भी हो सकती है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला, अपेंडिक्स ए की किसी भी शर्त का उल्लंघन। दूसरा, अगर कंपनी लगातार 3 साल तक लॉस रिपोर्ट कर रही है। तीसरा, कंपनी के कैपिटल बेस में कोई कमी आती है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट के लीगल स्टेटस में कोई बदलाव होता है, जैसे मर्जर या सेल। और ये सब हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी और आखिरी सवाल पर लाता है। एग्जेम्पशन मिलने पर एम्प्लॉयर का सबसे बड़ा कानूनी वचन यानी लीगल अंडरटेकिंग क्या होता है? इसका जवाब हमें अपेंडिक्स ए के पैरा 23 में मिलता है। इसमें साफ लिखा है, द एम्प्लॉयर एंड द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शैल ऑल्सो गिव एन अंडरटेकिंग टू ट्रांसफर द फंड्स प्रॉम्प्टली। This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay. इसका मतलब साफ है, ये अंडरटेकिंग उन्हें कानूनी तौर पर बांधती है, और अगर फंड ट्रांसफर में कोई भी देरी होती है तो उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ये वचन एक एग्जेम्प्टेड फंड को मैनेज करने की कानूनी गंभीरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को साफ तौर पर दिखाता है।